नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गरीब आखिर और गरीब क्यों होते जा रहे हैं और अमीर क्यों होते जा रहे हैं। ये खाई दिन ब दिन बढ़ती ही क्यों जा रही है। क्यों दुनिया का 95% पैसा सिर्फ 5% लोगों के पास है और बचा हुआ 5% धन 95% लोगों के पास है। और किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर आप अंबानी, अदानी, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, एलन मस्क, वॉरेन बफेट और भी कई अमीर लोगों से उनका सारा पैसा वापस ले लें और दुनिया के सभी लोगों में बराबर बराबर बांट दें तो कुछ सालों में वो पैसा वापस से अंबानी, अदानी, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, एलन मस्क और वॉरेन बफेट की जेबों में चला जाएगा और लोग फिर से गरीब हो जाएंगे। इस अजीब सी अनसुलझी पहेली को आज के इस वीडियो में आपको समझाऊंगा और वीडियो के आखिर में मिस्टर मुकेश अंबानी की बेटी की शादी से आप वो क्या सीख सकते हैं जो 100 किताबें भी आपको नहीं सिखा पाएंगी। इसलिए आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। 2 सवालों से शुरू करते हैं। पहला सवाल, सोचिए क्या वजह होगी कि 6500 करोड़ के मालिक शाहरुख खान ने अभी तक अपना कोई पर्सनल प्लेन नहीं खरीदा, जबकि 400 करोड़ का जेट प्लेन वो आराम से खरीद सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा सवाल, आखिर क्या कारण था कि तेल की खोज के बाद जहां दुबई और सऊदी जैसे देश आज अमीर कंट्रीज में गिने जाते हैं, वहीं उसी तेल की खोज के बावजूद वेनेजुएला नाम का वो देश बर्बादी के मुकाम पर खड़ा है। इन दोनों सवालों का जवाब छिपा है अमीरी के 5 रूल्स में, जिससे दुनिया का हर अमीर इंसान, चाहे अंबानी हो, चाहे जुकरबर्ग या रतन टाटा, सब कानून की तरह फॉलो करते हैं। जिन्हें अपनाकर अमीर और अमीर हो गए और जिन्हें अनदेखा कर कर गरीब बर्बाद हो रहे हैं। तो अमीरों का पहला रूल है, अमीर बनिए मत, अमीर रहिए भी। बहुत लोग अमीर होने के बाद फिर से गरीबी की गर्त में चले जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास टपनी नहीं होती, कोई बैकअप प्लान नहीं होता। साथियों, कार में 4 नए टायर होने के बावजूद भी कंपनी एक एक्स्ट्रा टायर देती है कि अगर कार बीच रास्ते में पंक्चर हो जाए तो आपके पास एक बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए, कोई सेफ्टी सपोर्ट होनी ही चाहिए ताकि अचानक आई मुसीबत का आप सामना कर सकें, नहीं तो बीच रास्ते मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी समझाता हूं। जिस टाइटैनिक को कभी ना डूबने वाला जहाज बोला जाता था, क्या हुआ उसके साथ? जब वो एक आइसबर्ग से टकराया तो उसमें पानी भरने लगा, तो लोगों को उसमें से बाहर निकलने के लिए सेफ्टी बोट्स की जरूरत थी। और हैरान करने वाली बात यह थी कि टाइटैनिक में उतनी सेफ्टी बोट्स ही नहीं थी, क्योंकि जिस कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया उनको ओवर कॉन्फिडेंस था, उनको लगता था कि यह जहाज कभी डूबेगा ही नहीं, और इसी लापरवाही से 1500 लोग मारे गए। यहां भी कोई बैकअप प्लान उनके पास नहीं था। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी। कुछ भी कभी भी हो सकता है। पोम्पोई, इटली का अपने समय का सबसे समृद्ध और खुशहाल शहर, वहां रहने वाले लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि उनके शहर से मात्र 24 किलोमीटर पर एक ज्वालामुखी धधक रही थी। एक दिन जब वो फट गई तो उसकी वजह से पूरा शहर और वहां के लोग एक झटके में राख हो गए। वहां के सभी लोग इग्नोरेंस मोड में जी रहे थे कि 24 किलोमीटर बहुत दूर है, कुछ नहीं होगा, और एक दिन सब साफ हो गया। ऐसे में 2001 में 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग में बैठे और काम कर रहे लोगों ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि ये इस बिल्डिंग में काम करने का उनका आखिरी दिन होगा। मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूं? इसलिए क्योंकि मैं समझाना चाहता हूं कि अमीर सिर्फ बनिए मत, अमीर रहिए भी। दरअसल मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपके बुरे वक्त के लिए एक बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए। बहुत लोग इग्नोरेंस की जिंदगी जीते हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देखिए, होने को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन बैकअप प्लान जरूर बना सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, इंश्योरेंस सभी को लेनी चाहिए, और वो भी ऑथेंटिक और सबसे बढ़िया टर्म इंश्योरेंस, ताकि आपके जाने के बाद आपके अपनों का कल भविष्य सुरक्षित रहे, आपके बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, आपके अपनों पर पैसे से जुड़ा कोई बोझ ना रहे। कोई भी पैसा व्यक्ति को नहीं लौटा सकता, लेकिन परिवार को जीवन जीने का हौसला जरूर दे सकता है। इसके लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं टर्म इंश्योरेंस। इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहां आपको मिलेगा 2 करोड़ का टर्म,
सिर्फ 600 से 700 रुपए के महीने के प्रीमियम पर। यहां आपको मिलेंगे 50 से भी ज्यादा कंपनियों के प्लान, जिन्हें कंपेयर करके आज ही आप अपने लिए बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो आज ही ये वेबसाइट विजिट करें और अपने आने वाले कल को फाइनेंशियली सिक्योर करें। अगला बेहद इंपॉर्टेंट रूल है, जो खरीद सकते हो वो मत खरीदो, जो अफोर्ड कर सकते हो वो खरीदो। अमीर आदमी अपनी इनकम के हिसाब से खर्च करता है और गरीब आदमी अपने शौक के हिसाब से। बेशुमार दौलत होने के बावजूद शाहरुख खान आज तक प्राइवेट जेट का सपना पूरा नहीं कर पाए, जबकि शाहरुख खान चाहे तो अपनी 6500 करोड़ की दौलत में से 400 करोड़ का प्राइवेट जेट आसानी से खरीद सकते हैं। बात पैसे की है ही नहीं, बात है समझदारी से खर्च करने की। शाहरुख कहते हैं कि उनके पास कई बार इतने पैसे आए कि वो प्लेन खरीद लें, पर पैसा आने पर उनके सामने दो रास्ते होते थे, या तो प्लेन खरीद लें या फिर अगली फिल्म या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें। और शाहरुख ने हर बार पैसे अपनी अगली फिल्म में लगा दिए। दूसरी तरफ जब किसी मिडिल क्लास लड़के की 30,000 की नौकरी लगती है ना, तो वो 20,000 की डाउन पेमेंट देकर 6,000 की ईएमआई पर लेटेस्ट आईफोन खरीद लेता है। किसी गरीब की और अमीर की सोच में सबसे बड़ा फर्क यही है। शाहरुख को पता है कि उसके पास प्लेन खरीदने के पैसे तो हैं, पर शायद अफोर्ड करने के नहीं, इसलिए वो 10 करोड़ की रॉल्स रॉयस तो खरीदते हैं, पर 400 करोड़ का प्लेन नहीं। गरीब ये नहीं देखता कि वो क्या अफोर्ड कर सकता है, वो बस ये देखता है कि वो क्या खरीद सकता है। शाहरुख अपनी दौलत के 6.5% की कीमत के प्लेन को अपनी औकात से बाहर मानते हैं, इसीलिए अमीर हैं। और जो लोग 12 लाख की साल की कमाई से 25 लाख की गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, वे गरीबी को खुद इनवाइट कर रहे हैं। इसलिए कुछ भी खरीदते वक्त ये मत सोचिए क्या मैं इसे खरीद सकता हूं, ये पूछिए क्या मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूं। याद रखिए, हाथी खरीदना बड़ी बात नहीं है, हाथी पालना बड़ी बात है। और मेरा यह पक्का विश्वास है कि जो चीज आप खरीद सकते हैं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि उसे खरीद ही लेना चाहिए। अमीर होने का अगला रूल है सेविंग। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहा करते थे कि मनी सेव इज मनी अर्न। 1920 में वेनेजुएला नाम के एक देश में तेल की खोज हुई। साल 1960 आते आते यह देश बेहद अमीर हो गया, इतना अमीर कि वहां पर जरूरत के सामान प्रोडक्शन कॉस्ट से भी सस्ते मिलते थे, क्योंकि सरकार हर सामान पर सब्सिडी देती थी। फिर 1980 के बाद कई कारणों से तेल से कमाई कम हुई, तो सरकार ने लोन ले लिया। जब सरकार लोन की किस्तें नहीं भर पाई, तो कर्ज बढ़ता गया और हालत ये हो गए कि वेनेजुएला की करेंसी गिरते गिरते इतनी गिर गई कि आपकी जेब में रखा एक भारतीय रुपया आज वेनेजुएला के 4.5 लाख बोलीवर के बराबर है। 40 साल पहले जो देश अमीर था, आज दूसरे देशों की भीख का मोहताज हो गया। दूसरी तरफ साल 1969 में एक और देश में तेल की खोज हुई, नॉर्वे। पर नॉर्वे आज दुनिया के सबसे खुशहाल और अमीर देशों में गिना जाता है, जिसकी जीडीपी आज यूएई और अमेरिका से भी बेटर है। और यह सब कुछ उसी तेल की कमाई से है जिस तेल के होने पर आज वेनेजुएला तबाह है। तो सवाल यहां यह उठता है कि ऐसा क्या किया नॉर्वे ने जो वेनेजुएला ने नहीं किया। इसका सीधा सा जवाब है दोस्त, बचत। तेल मिलने के कुछ ही सालों के बाद नॉर्वे की सरकार को समझ आ गया कि तेल के पैसे आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएंगे, तो उन्होंने अपनी तेल की कमाई का एक बड़ा हिस्सा बचाना शुरू किया और अपने बचत को फंड में जमा करने लगे। फंड का नाम रखा गया नॉर्वे सोवेरियन फंड, और फिर उसी फंड से इन्वेस्टमेंट की गई। और इसी फंड ने नॉर्वे को इतना मजबूत कर दिया कि जब 2008 में दुनिया मंदी से जूझ रही थी, नॉर्वे को कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सिर्फ सेविंग करके आप अमीर नहीं बनते, बल्कि उसको सही जगह इन्वेस्ट करना भी जरूरी है। कहते हैं ना, पैसा ही पैसे को खींचता है, पर जिस तरह चुंबक को डब्बे में बंद करके उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, उसी तरह पैसे को लॉकर में रखने से पैसे की खींचने की ताकत खत्म हो जाती है। नॉर्वे ने क्या किया? नॉर्वे ने अपने फंड के $300 मिलियन 72 देशों की लगभग 9,000 कंपनियां जैसे एप्पल, नेस्ले, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग में इन्वेस्ट कर दिए। फिर धीरे धीरे बढ़ते आज इस फंड की वैल्यू $1.3 ट्रिलियन है, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी सिर्फ 307 बिलियन है। इसी तरह आपको अमीर बनने के लिए पहले खर्च पर कंट्रोल, फिर बचत, फिर इन्वेस्ट करना सीखना होगा। अमीरी का अगला लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट रूल, मौका पर चौका लगाना सीखना होगा। अगर आपको फुल टॉस मिले तो छक्का मारना
आना ही चाहिए। जैसे जो लोग रियल एस्टेट की नॉलेज रखते हैं उन्हें पहले से अंदाजा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनते ही जमीन का रेट 1,000 रुपए गज से बढ़कर 20,000 रुपए गज हो सकता है। इसलिए इस नॉलेज की वजह से उन्होंने जमीन में तब इन्वेस्ट किया जब कीमतें कम थी और आज अच्छा खासा पैसा कमा लिया। मौके का फायदा कैसे उठाते हैं, इसके लिए आपको 1963 में 1963 में लेकर चलता हूं। एक बैंक उस वक्त कंपनियों को उनके गोदाम में रखे माल पर लोन देता था। बैंक का नाम था अमेरिकन एक्सप्रेस। बैंक से एक कंपनी ने यह कहकर लोन लिया कि हमारे पास 160 मिलियन का ऑयल है। बैंक वालों ने जाकर गोदाम चेक किया तो तेल के बैरल से भरा हुआ था। लोन पास हो गया, पर बाद में पता चला कि उन सारे बैरल्स में तेल नहीं, पानी था। खबर लीक हो गई कि अमेरिका के बैंक के साथ किसी ने ठगी की है। बैंक के शेयर एक झटके में आधे हो गए। हर आदमी अपना पैसा वापस निकाल रहा था, पर एक इंसान ने उसी स्कैंडल के दौरान उसी बैंक में $20 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए। सबने सोचा बेवकूफ होगा, पर उस आदमी ने ऊपर से लेकर नीचे तक रिसर्च करके पता किया कि इस ठगी से बैंक की रेपुटेशन को चोट तो पहुंची है, पर इस बैंक का बिजनेस मॉडल एकदम टॉप क्लास है और आज नहीं तो कल वापस बड़ा होगा ही। इस आदमी का नाम था वॉरेन बफेट और आज वो उस बैंक के 20% से ज्यादा स्टेक ओन करते हैं, जिनकी वैल्यू 2023 के डेटा के मुताबिक $26.1 बिलियन है। 1963 में वॉरेन बफेट से भी ज्यादा पैसे कई इन्वेस्टर के पास थे, पर वॉरेन को मौके पर चौका मारना आता था और यही वजह है कि अमेरिकन एक्सप्रेस आज उनके पोर्टफोलियो की सबसे बड़ी कंपनी। अब चलते हैं अमीरों के सबसे आखिरी रूल की तरफ, देखा देखी से बचें। सबसे लाइव एग्जांपल आपको यहां देता हूं। अपने मुकेश अंबानी साहब के बेटे की टेस्ट मैच जितनी लंबी शादी अभी खत्म हुई है और अंबानी साहब के छोटे बेटे अनंत की चकाचौंध भरी हाई प्रोफाइल शादी देखकर कई लोगों के अंदर भी अंबानी बनने की इच्छा जाग गई होगी। कई लोगों ने तो शादी की सगाई से लेकर विदाई तक सिर्फ इसलिए देखी होगी ताकि जान सकें कि अंबानी की शादियां कैसे होती हैं, ताकि अपनी शादी में भी कुछ इसी तरह से मिलता जुलता कर सकें। कुछ लोगों ने तो पक्का इरादा कर लिया होगा कि हमारी शादी में भी अंबानी ही की तरह ढेर सारे फंक्शंस होंगे, ढेर सारे मेहमान आएंगे। रेहाना और जस्टिन बीबर ना सही, इसी तरह के मिलते जुलते परफॉर्मेंस तो मैं भी पापा को बोलकर करवाऊंगा ही। अनंत ने अगर 200 करोड़ की शेरवानी पहनी है तो 3-4 लाख की तो हम भी पहन ही सकते हैं। भाई साहब, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस ट्रैप में मत फंसना और इस दिशा में सोचना भी मत, बहुत भारी पड़ेगा। मोटा भाई ने अगर 5,000 करोड़ खर्च किए भी है ना तो उनकी नेटवर्थ का 1% भी ये नहीं है। आप बराबरी करने निकलेंगे तो लोन लेने की नौबत आ जाएगी। ऐसा ना हो बाद में किस्तें भरने के लिए शादी की शेरवानी को ही भाड़े पर देना पड़ जाए। और वो मुकेश अंबानी है भाई साहब, सांस भी लेते हैं तो उनकी दौलत बढ़ जाती है। और कौन जानता है कि बेटी ईशा की शादी में मात्र 700 करोड़ खर्च करने वाले मुकेश अंबानी ने सीधा 5,000 करोड़ क्या सोचकर खर्च किए होंगे। हो सकता है इसके पीछे मोटा भाई का कोई बड़ा बिजनेस प्लान हो जिसे समझना ना मेरे बस की बात है और ना आपकी। इसलिए भूलकर भी कंपैरिजन के चक्कर में अपना फ्यूचर ना बिगाड़ लेना। और हां, शादी का सारा खर्च उन्होंने सगन के रूप में आपको बिना बुलाए जियो का रिचार्ज बढ़ाकर आपसे ले ही लिया है। साथियों, ये पांचों नियम आपको जिंदगी में एक बेहद कामयाब इंसान और बेहद अमीर इंसान बना सकते हैं। इसलिए अमीर बनना है तो इन पांचों नियमों को कानून की तरह फॉलो कीजिए और टर्म इंश्योरेंस करवाना भूल कर भी ना भूलिए। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और कौन सा टिप पांचों में सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगले किसी और शानदार वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक स्वास्थ्य का ध्यान रहिए, खूब पैसा कमाइए। जय हिंद।